नमस्कार। डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत हिंदी भाषा का 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए समान महत्व रखने वाला विषय वाक्य भेद और रूपांतरण लेकर जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित हूँ। वाक्यों के रूपांतरण में प्रायः विद्यार्थी त्रुटि कर देते हैं। इसका कारण यह होता है कि उन्हें वाक्यों के संबंध में जो अवधारणा है उसका सही ढंग से स्पष्टीकरण नहीं कराया जाता। आइए हर पहलू को अच्छे से समझते हैं ताकि किसी प्रकार की किसी त्रुटि की संभावना न रहे। आज का विषय यही है कि वाक्यों के कितने प्रकार हैं और उन वाक्यों को आपस में कैसे रूपांतरित किया जाए। और ये 9वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा सभी में आता है। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य की। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक अपेक्षित अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। इसका आशय यह है कि जब शब्दों को हम एक निश्चित क्रम में इस ढंग से रखते हैं कि उसका एक निश्चित अर्थ हो तब वाक्य बनता है। ऐसा नहीं है कि शब्दों को हमने रख दिया और वाक्य बन गया। वाक्य भाषा की अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई होती है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में समर्थ होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये चित्र देखिए, एक इंजन है। इंजन को हम रेलगाड़ी नहीं कह सकते। नीचे के चित्र में रेल के कुछ डिब्बे हैं, इन डिब्बों को भी रेलगाड़ी नहीं कह सकते। लेकिन इंजन के साथ जब डिब्बे जुड़ जाते हैं तो उसको रेलगाड़ी कहते हैं। वाक्य को भी यदि हम उसको विभाजित करें तो वाक्य भी दो रूपों से बनता है। यानी वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा है विधि। अब बात आती है कि उद्देश्य किसे कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यही ऊपर का उदाहरण हम लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम के बारे में बताया गया है, अतः राम उद्देश्य है। अब बात आती है कि विधेय किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा उद्देश्य के बारे में बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया। अब बात आती है वाक्यों के प्रकार। वाक्यों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। प्रायः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह प्रश्न आया करता है और इसमें भी त्रुटियां देखी जाती हैं। तो इसका विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 प्रकार हैं उनमें पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के वाक्य हो गए। ये अर्थ की दृष्टि से है। अब बात करते हैं रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन्हें रचना की दृष्टि से इसीलिए कहा गया है कि वाक्यों को निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी वाक्य कैसे बने हैं तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। सरल वाक्य से ही संयुक्त और मिश्र वाक्य बनते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहें। सीधी सीधी बात।
एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें है उसे सरल वाक्य कहेंगे। जैसे राम कुर्सी पर बैठता है, राम उद्देश्य है, कुर्सी पर बैठता है विधेय है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है विधेय है। सुबह होती है, सुबह उद्देश्य है, होती है विधेय है। पक्षी चहकने लगते हैं तो पक्षी उद्देश्य है और चहकने लगते हैं विधेय है। तो एक उद्देश्य और उसका विधेय, इसको हम कहेंगे सरल वाक्य। अभी हमने बताया था कि सरल वाक्यों से ही मिश्र और संयुक्त वाक्य बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाला अंतर है, उसको हम देखेंगे। पहले इस चित्र को देखते हैं। राम कुर्सी पर बैठता है, राम उद्देश्य हो गया, कुर्सी पर बैठता है विधेय हो गया। दूसरा सरल वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें भी राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है विधेय है। अब यदि हम इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ दें, कई बार आपने ट्रेनों को भी देखा होगा कि दो रेलें आपस में बांध दी जाती हैं। इसी तरह यदि हम इन दोनों रेलों को बांध दें, राम कुर्सी पर बैठता है और राम पुस्तक पढ़ता है, तो दो वाक्यों का एक वाक्य बन गया। अब राम कुर्सी पर बैठता है और राम पुस्तक पढ़ता है, ये दो वाक्यों का एक वाक्य बन गया और इसको हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। अब दोनों में इंजन थे, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए परिभाषा ले देते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्ययों से जुड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सीधी सी बात, दो सरल वाक्य, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब उनको संयोजक अव्यय हैं और तथा, लेकिन, किंतु, इसलिए, या, अथवा और भी बहुत सारे हैं, इनके द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने दो ट्रेनें जोड़ दी थी, एक ही दिशा में जाने वाली ट्रेनें, उल्टी दिशा में जाने वाली ट्रेनें भी आपने जुड़ी देखी होंगी। तो इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि जुड़े हुए दोनों सरल वाक्य संयुक्त वाक्य के उपवाक्य कहलाते हैं। दो वाक्य थे, राम कुर्सी पर बैठता है, राम पुस्तक पढ़ता है, दोनों जुड़ के उपवाक्य हो गए। तो जो वाक्य जुड़ते हैं, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बनाते हैं, उनको संयुक्त वाक्य का उपवाक्य कहते हैं। और वे प्रायः अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे हमने बताया था, दोनों ट्रेनों में इंजन लगा था, दोनों ट्रेनों को अगर खोल देंगे तो अपनी अपनी दिशा में चली जाएंगी। ये संयुक्त वाक्य है। अब वही उदाहरण, राम कुर्सी पर बैठता है और राम पुस्तक पढ़ता है, और से जोड़ा गया। एक और उदाहरण, वही सरल वाक्य जो पहले लिए थे, सुबह होती है और पक्षी चहकने लगते हैं। सुबह होती है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, अर्थ के लिए स्वतंत्र है। पक्षी चहकने लगते हैं अर्थ के लिए स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, न आगे वाला पीछे वाले पर, न पीछे वाला आगे वाले पर। एक और उदाहरण देखिए, मजदूर परिश्रम करता है, सरल वाक्य था, इसको हमने लेकिन से जोड़ा, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता है। तो लेकिन से जोड़ा क्योंकि उल्टी बात थी, मजदूर परिश्रम तो करता है लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता है। एक ट्रेन का इंजन एक दिशा में, दूसरे का दूसरी दिशा में, भले ही पीछे की ओर हो, इंजन तो आगे पीछे दोनों तरफ चलते हैं। यही वाक्यों के बारे में, इसलिए अर्थ में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मजदूर परिश्रम करता है, बात अपने आप में पूर्ण है, उसका लाभ नहीं मिलता, ये भी पूर्ण है। तो जब दो सरल वाक्य इस तरह से आपस में जुड़ें संयोजक अव्ययों से कि अर्थ के लिए आश्रित ना हो, तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। इस ट्रेन के उदाहरण से आपने देख लिया है, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। दो ट्रेनों को हमने जोड़ दिया, इंजन पीछे वाला इंजन पीछे की दिशा में चलने लगा और आगे वाला तो आगे की दिशा में चलता ही है, और एक संयुक्त वाक्य बन गया। अब चलते हैं
मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य के बारे में पहले सीधे सीधे चित्र देखते हैं। जय सुबह होती है, एक वाक्य था। पक्षी चहकने लगते हैं, दूसरा वाक्य था। अब अगर हम इनको इस तरह से जोड़ें कि जैसे ही सुबह होती है पक्षी चहकने लगते हैं, जोड़ा दोनों को। जैसे ही सुबह होती है यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता। कोई कहेगा कि उसके बाद क्या होगा, पूरा अर्थ क्या होगा, पक्षी चहकने लगते हैं। जब तक ये पक्षी चहकने लगते हैं, ये इंजन वाली ट्रेन नहीं जुड़ेगी, तब तक जैसे ही सुबह होती है इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। तो अब इसकी अवधारणा को समझते हैं। मिश्र वाक्य, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़ते हैं कि एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, तो इस प्रकार बना वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। एक प्रधान वाक्य, प्रधान का मतलब है कि अर्थ प्रधान उपवाक्य के बिना नहीं निकलेगा। अभी संयुक्त वाक्य में क्या था, दोनों ट्रेनों में इंजन थे, बीच का जॉइंट खोला और दोनों इंजन अपनी अपनी, दोनों ट्रेनें अलग अलग दिशा में चल गई। लेकिन इसमें समस्या ये है कि एक में इंजन है, दूसरे में इंजन नहीं है। जैसे ही सुबह होती है वाक्य पूरा नहीं है। कोई कहेगा फिर क्या हुआ, पक्षी चहकने लगते हैं। जब तक ये बात पूरी नहीं आएगी, ये वाक्यांश नहीं आएगा, तब तक अर्थ पूरा नहीं होगा। पक्षी चहकने लगते हैं, इसे कहेंगे प्रधान उपवाक्य। और जैसे ही सुबह होती है इसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य इसलिए क्योंकि अर्थ के लिए ये प्रधान उपवाक्य पक्षी चहकने लगते हैं इस पर निर्भर करता है। दूसरा उदाहरण, एक सरल वाक्य था, मजदूर परिश्रम करता है। दूसरा सरल वाक्य था, उसको लाभ नहीं मिलता है। दोनों को हमने जोड़ा और जुड़कर बन गया मजदूर परिश्रम तो करता है, कौमा उसको लाभ नहीं मिलता है। अब देखिए, मजदूर परिश्रम तो करता है, इसके बाद कोई रुक जाएगा तो सामने वाला कहेगा कि फिर क्या हुआ, अर्थ अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्थ कब पूरा होगा, प्रधान उपवाक्य के बाद। उसको लाभ नहीं मिलता है, तो ये प्रधान उपवाक्य है। तो जब दो सरल वाक्य इस तरह से आपस में जुड़ते हैं कि अर्थ के लिए आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करे, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। राम कुर्सी पर बैठता है, सरल वाक्य था। पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य था। अब इनको जोड़ा, जैसे ही राम कुर्सी पर बैठता है पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, जैसे ही राम कुर्सी पर बैठता है, इसमें अर्थ पूरा नहीं होता है। अर्थ कब पूरा हुआ, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ता है यह प्रधान उपवाक्य हो गया। तो इस तरह से सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य इस प्रकार जुड़ते हैं कि वो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित ना हो, और तथा लेकिन या अथवा से जुड़ते हैं। मिश्र वाक्य में दो सरल वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़ते हैं कि एक आश्रित उपवाक्य होता है और दूसरा प्रधान होता है। तो इस तरह से जुड़े हुए वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। अब सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से संबंधित आपस में रूपांतरण वाले प्रश्न आते हैं और इनमें विद्यार्थी भ्रमित होते हैं। सरल वाक्य को मिश्र और संयुक्त में बनाना तो अभी आपने देख ही लिया है। मिश्र वाक्य को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को सरल में, इस तरह से बनाया जा सकता है। अब इन उदाहरणों को लेते हैं। साधारण वाक्यों या सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। पहला वाक्य था, बालक रो रो कर चुप हो गया। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है और वाले में। तो क्या हो जाएगा, बालक
रहा और चुप हो गया। बालक रोता रहा, पूरी बात हो गई, चुप हो गया, पूरी बात हो गई, और से जुड़ गया। इसी तरह कठोर बनकर ही सहृदय बनो। इसका क्या रूपांतरण होगा? कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। इसी तरह वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। उसे फल खरीदने थे, इसीलिए बाजार गया। अब इस तरह से आप लगातार अभ्यास करेंगे तो अवधारणा स्पष्ट होगी और आपके समझ में आएगा। अब अगला है साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना। साधारण वाक्य था स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो इसका मिश्र वाक्य में हो जाएगा जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो वे सदा सुखी रहते हैं, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। अगला देखें, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया। ध्यान रखिए कि ज़्यादातर जो संयोजक अवयव हैं वो आश्रित उपवाक्य में लगते हैं। अगला, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। मिश्र वाक्य होगा इसका, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य। देखिए, साधारण वाक्य में भी क्रिया की विशेषता के रूप में दूसरा वाक्य आ जाता है, उपवाक्य आ जाता है, तो दो वाक्यों का एक वाक्य बन जाता है। जैसे तुम बाहर गए और वह सो गया, तो तुम्हारे बाहर जाते ही क्रिया की विशेषता है, वह सो गया, तो ये साधारण वाक्य हो गया। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया, माँ के मारने पर बालक रूठ गया। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता है, वही वाला उदाहरण। तो मजदूर को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता है। अब दूसरा देखें, मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य। रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई, तो रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। क्या होगा? मुझे अपने भाई के परीक्षा परिणाम के विषय में बताओ। अब आगे चलते हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। इस तरह के सभी तरह के रूपांतरण आते हैं, तो आपको इनका अभ्यास करते रहना है। जहाँ भी आपको मिले वहाँ से अभ्यास करना है। अनसॉल्व्ड पेपर्स से भी अभ्यास करने हैं। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है, यह है प्रधान उपवाक्य। तो सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। बीमार है पूरा सरल वाक्य हो गया, स्कूल नहीं गई पूरा सरल वाक्य हो गया, संयोजक अवयव हो गया, अव्यय हो गया इसलिए। मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। क्या हो जाएगा? वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं। इसका संयुक्त होगा जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं, इसीलिए इसे संगम कहते हैं। अब बात आती है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य की। नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। ऐसा भी हो सकता है, जैसे ही नीरजा ने कहानी सुनाई नमिता रो पड़ी। अगला, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। इसका संयुक्त हो जाएगा तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। मेरे पाठ्यक्रम में गोदान उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं।
इसका हो जाएगा, मेरे पाठ्यक्रम में गोदान नामक वह उपन्यास है जिसे प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो इस तरह से ये वाक्यों के रूपांतरण हो गए। इनका आपको अभ्यास करना है तो आपसे ये बनेंगे। अगले वीडियो में अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके रूपांतरणों को बताया जाएगा। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।